Good morning, students. Welcome to today's class on computer organization and architecture. Today, we will start a new chapter on input output organization. चैप्टर शुरू करने से पहले पहले हम देखते हैं कि इनपुट आउटपुट डिवाइस की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। बेसिकली हम कंप्यूटर कोई भी एक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, सपोज आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, ठीक है, MS ऑफिस में। तो आप क्या करेंगे, कीबोर्ड के थ्रू अपना डेटा पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर में डालेंगे। ठीक है, वो डेटा कुछ प्रोसेस करना होगा, तो जो हमारा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होगा वो सीपीयू से हेल्प लेगा ताकि वो प्रोसेसिंग कर सके डेटा की। ठीक है, सीपीयू अकेले कुछ नहीं कर सकता है, वो एक तरह का इंजन होता है। उसके लिए उसको एक्सटर्नली अलग अलग डिवाइसेस और रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है एक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। तो जो भी एक्सटर्नल डिवाइस होते हैं सीपीयू के अलावा, उनको हमको सीपीयू के साथ इंटरफेस करवाना पड़ता है। क्योंकि होता क्या है, जो हमारा सीपीयू होता है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। ठीक है, वो ज़ीरो और वन में कम्युनिकेट करता है। उसमें जो डेटा कम्युनिकेशन होता है बहुत फास्ट होता है। जबकि जो हमारी पेरिफेरल डिवाइस होती है, जो भी एक्सटर्नल डिवाइसेस होती हैं, वो इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइसेस होती हैं। ठीक है, उनमें जो डेटा कम्युनिकेशन होता है वो स्लो होता है। इसीलिए मेरे को एक ऐसी मीडियम की ज़रूरत होती है जो हमको सीपीयू के साथ पेरिफेरल का प्रॉपर इंटरकनेक्शन करवा सके और एक प्लेटफॉर्म दे सके जहाँ पे मीनिंगफुल कम्युनिकेशन दोनों डिवाइस के बीच में हो सके। तो उस प्लेटफॉर्म को हम इनपुट आउटपुट इंटरफेस बोलते हैं। फ्रेंड्स, जो भी एक्सटर्नल डिवाइसेस होते हैं उसी का नाम पेरिफेरल होता है। ठीक है, तो सीपीयू के लिए कौन से डिवाइसेस पेरिफेरल हो सकते हैं? आपका कीबोर्ड है जिसके थ्रू आप इनपुट दे रहे हैं, वो एक एक्सटर्नल डिवाइस या पेरिफेरल हो सकता है। ठीक है, एक्सटर्नल जो हार्ड डिस्क होती है या मेमोरी होती है वो भी सीपीयू के लिए एक एक्सटर्नल डिवाइस होगी। ठीक है, अब इनपुट आउटपुट इंटरफेस की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है? हमने जैसे देखा सीपीयू का डेटा कम्युनिकेशन स्पीड अलग स्पीड पे होता है और पेरिफेरल का भी अलग होता है, और जो उनकी इंटरनल कम्युनिकेशन टेक्निक होती है वो भी अलग होती है। तो मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जो डेटा की स्पीड को सिंक्रोनाइज कर सके और जो अलग अलग मेथड में जो डेटा कम्युनिकेशन हो रहा है उसको एक कॉमन वे में कन्वर्ट कर सके ताकि एक दूसरे में मीनिंगफुल कम्युनिकेशन हो जाए। तो उसके लिए हम इनपुट आउटपुट इंटरफेस यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हम बेसिक सा डिफरेंस देखेंगे पेरिफेरल डिवाइस और सीपीयू में। फ्रेंड्स, मैंने बताया था आपको पेरिफेरल्स क्या होता है। जो भी एक्सटर्नल डिवाइसेस हम सीपीयू के साथ कनेक्ट करते हैं उसको हम पेरिफेरल्स बोलते हैं। ठीक है, और सीपीयू क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बेसिकली उसमें एएलयू अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होती है, साथ में थोड़े बहुत रजिस्टर्स होते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए। ठीक है, अब पेरिफेरल क्या होता है? दिस आर इलेक्ट्रोमैकेनिकल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइसेस। ठीक है, मोस्टली सारे पेरिफेरल्स इलेक्ट्रोमैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइसेस होती हैं, जबकि हमारे सीपीयू एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। डेटा ट्रांसफ़र रेट इज़ स्लोअर देन दैट ऑफ सीपीयू। ठीक है, पेरिफेरल्स में डेटा ट्रांसफ़र स्लो होता है कंपेयर टू सीपीयू। डेटा इज़ इन फॉर्म ऑफ कोड्स। पेरिफेरल में जो भी डेटा होता है वो कोड्स के फॉर्म में होता है, जबकि सीपीयू के अंदर डेटा ट्रांसफ़र का रेट बहुत हाई होता है और डेटा वर्ड के फॉर्मेट में होता है। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस होता है। और ताकि पेरिफेरल कंपेटिबल हो जाए सीपीयू के लिए, इसलिए हम इनपुट आउटपुट इंटरफेस यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है आईओ बस एंड इंटरफेस। स्टूडेंट्स, जब भी हम प्रोसेसर को कोई भी इनपुट आउटपुट डिवाइस के साथ कनेक्ट करते हैं, तो जो टोटल कनेक्शन होता है वो 3 लाइंस के थ्रू होता है। सबसे पहला जो डेटा ट्रांसफ़र के लिए हमको जो लाइन की ज़रूरत होती है उसको हम डेटा लाइन बोलते हैं। ठीक है,
इधर जो भी डेटा ट्रांसमिट हो रहा होगा या रिसीव होगा वो सिर्फ डेटा लाइन के थ्रू जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है, क्योंकि हमारे प्रोसेसर के साथ मल्टीपल नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइस कनेक्ट हो सकते हैं, तो ज़रूरी है कि हमको सबका एग्जैक्ट लोकेशन पता हो सके और किस डिवाइस का कौन सा एड्रेस जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ एड्रेस लाइंस के थ्रू जाता है। और लास्ट में होती है कंट्रोल लाइन। जितने भी कंट्रोल सिग्नल होते हैं ताकि एररलेस परफॉर्म एक्टिविटी परफॉर्म हो सके, वो सारे सिग्नल कंट्रोल लाइंस के थ्रू जाते हैं और ये तीनों लाइन मिलके एक बस बनाते हैं। ठीक है, तो बस सिर्फ कलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ चैनल्स होते हैं। ठीक है, अलग अलग उसमें लाइंस होती है, उसको हम बस बोलते हैं। तो हम करते क्या हैं, एक तो प्रोसेसर का जो बस होगा जिसमें डेटा लाइन, एड्रेस लाइन, कंट्रोल लाइन होगी, उसको हम कनेक्ट करेंगे इनपुट आउटपुट डिवाइस के बस के साथ। उधर भी सामने भी एक डेटा बस होगा, एक एड्रेस लाइन होगी और एक कंट्रोल लाइन होगी। उसको हम इंटरकनेक्ट करते हैं और जो इंटरकनेक्ट करते हैं उसको हम इंटरफेस बोलते हैं। जो आईओ डिवाइस का इंटरफेस होता है उसमें हमारे पास कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है, वो रिक्वायरमेंट्स अब हम देखेंगे। सबसे पहला है कंट्रोल एंड टाइमिंग। अब क्योंकि हमें डेटा ट्रांसफ़र करवाना होता है प्रोसेसर से इनपुट आउटपुट डिवाइस के थ्रू के बीच में, तो हमको चाहिए कि जो ट्रांसफ़र हो वो मीनिंगफुल हो। उसके लिए हमको कंट्रोल की ज़रूरत पड़ेगी कि कब मेरे को भेजना है, कब रोकना है। ठीक है, और टाइमिंग भी ज़रूरत होती है ताकि सिक्वेंशली डेटा फ्लो हो सके। उसके लिए हम कंट्रोल एंड टाइमिंग की ज़रूरत पड़ती है। फिर बाद में दूसरा रिक्वायरमेंट है प्रोसेसर का कम्युनिकेशन। फिर आता है हमारे पास डिवाइस कम्युनिकेशन। फिर को ज़रूरत पड़ती है डेटा बफरिंग की। डेटा बफरिंग की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ती है, जो हमारा प्रोसेसर होता है कंपेयर टू इनपुट आउटपुट डिवाइस काफ़ी फास्ट होता है, उसमें जो डेटा ट्रांसफ़र स्पीड होती है बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, अगर सपोज मेरा प्रोसेसर कुछ डेटा इनपुट डिवाइस को भेज रहा है, ठीक है, उसकी स्पीड अगर 10 Mbps है, मगर जो इनपुट हमारा डिवाइस है उसकी स्पीड सिर्फ 1 Mbps है, तो स्पीड में डिफरेंस आने की वजह से क्या हो सकता है, डेटा लॉस हो सकता है। तो उस टाइम पे हम डेटा बफरिंग के यूज़ करेंगे। उसमें क्या होता है, एक रजिस्टर होता है जो एक्सेस डेटा होता है उसको स्टोर करके रखता है। आगे का जो स्टैक कंप्लीट हो जाएगा तो हम जो डेटा स्टोर करके रखेंगे फिर उसको ट्रांसफ़र करेंगे, जिसकी वजह से दोनों की स्पीड मिसमैच थी उस, फिर भी हम डेटा मीनिंगफुली भेज सकते हैं। फिर एंड में एरर डिटेक्शन, क्योंकि हम डेटा ट्रांसफ़र करवा रहे हैं तो चांसेस बहुत रहता है कि एरर आए डेटा में, और जब एरर फुल डेटा हमको काफ़ी ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि उसमें कोई मतलब भी नहीं होगा, एरर आएगी तो वो डेटा की ज़रूरत ही नहीं है। तो हमें ज़रूरत रहती है कि जब भी एरर आए डेटा ट्रांसफ़र में तो सबसे पहले उसको डिटेक्ट करे और प्रोसेसर को कुछ सिग्नल भेज सके। ठीक है, इसको हम डायग्राम के थ्रू देखिए कि जो लेफ़्ट वाली साइड है वो प्रोसेसर की साइड है और राइट वाली साइड इनपुट आउटपुट डिवाइस की साइड है। अब प्रोसेसर से तीन लाइन आ रही है, एक तो डेटा लाइन आएगी, एड्रेस लाइन आएगी और कंट्रोल लाइन आएगी। और इनपुट आउटपुट डिवाइस से भी तीन लाइन आ रही है, डेटा लाइन, स्टेटस लाइन और कंट्रोल लाइन। यहाँ पे एक इंटरफेस बनेगा जहाँ पे जंक्शन पॉइंट पे। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, जो डेटा लाइंस होंगी वो दो डिवाइस के थ्रू कनेक्टेड होगी। सबसे पहला होगा डेटा रजिस्टर जहाँ पे डेटा स्टोर्ड होगा, और दूसरा होता है स्टेटस और कंट्रोल रजिस्टर। ठीक है, फिर एड्रेस लाइन क्या होगी, एड्रेस लाइन डिकोडर के थ्रू होते हुए एक्सटर्नल डिवाइस इंटरफेस लॉजिक में जाएगी और कंट्रोल लाइंस भी उसी में जाके मिक्स हो जाएगी, जिससे थ्रू स्टेटस और कंट्रोल लाइंस जनरेट होगी। अब हर एक का हम मीनिंग देखेंगे। डेटा रजिस्टर सिंपली एज अ डेटा बफर का काम करेगी। जब भी डिवाइस की स्पीडों में डिफरेंस होगा, जो एक्सेस डेटा होगा वो डेटा रजिस्टर में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब स्टेटस रजिस्टर की ज़रूरत क्या होती है, अब प्रोसेसर की स्पीड हमें पता है ज़्यादा होती है कंपेयर टू इनपुट आउटपुट डिवाइस, तो
स्टेटस रजिस्टर हमें बताएगा किस टाइम पे हमारा जो इनपुट आउटपुट डिवाइस रेडी है डेटा लेने के लिए। ठीक है, कभी वो डेटा प्रोसेस कर रहा हो तो वो स्टॉप सिग्नल भेजेगा, तो अलग अलग सिग्नल भेजेगा उसके एक्टिविटी के हिसाब से, तो वो हमारा स्टेटस रजिस्टर पे रिफ्लेक्ट होगा। कंट्रोल रजिस्टर का भी काम वही है, डेटा को कंट्रोल करने में काम आता है। ठीक है, अब एड्रेस लाइन की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि हमारे पास मल्टीपल इनपुट आउटपुट डिवाइस है, और कभी कभी जो मेमोरी होती है एक्सटर्नल मेमोरी, उसकी एक स्पेसिफिक लोकेशन भी बतानी पड़ती है कि कहाँ मेरे को डेटा स्टोर करवाना है, तो उसके लिए मेरे को एड्रेस लाइन की ज़रूरत पड़ेगी। और क्योंकि ये एड्रेस लाइन कोडेड होती है, उसके लिए सबसे पहले हमको एड्रेस डिकोडर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, इसकी मदद से हम एक्सटर्नल डिवाइस को पिन पॉइंट कर पाएंगे। और लास्ट में आता है कंट्रोल सिग्नल्स, जो हमारे जो टोटल ट्रांसफ़र हो रहा है उसको कंट्रोल कर सके। ठीक है, अब फिगर में आप देख सकते हैं किस तरह से हमने इनपुट डिवाइस को किस तरह से इंटरफेस किया है बस के साथ, और आउटपुट डिवाइस के साथ किस तरह से कनेक्ट किया है। सबसे पहले इनपुट डिवाइस को देख लेते हैं। सपोज हमारे पास इनपुट डिवाइस है, सपोज कीबोर्ड है। ठीक है, उसको हम कैसे कनेक्ट करेंगे? ये सिस्टम का एड्रेस लाइन है, डेटा लाइन है, कंट्रोल लाइन है। ठीक है, इनपुट आउटपुट इंटरफेस होते हुए हम उस डिवाइस को कनेक्ट करेंगे, तो एड्रेस लाइन से एड्रेस डिकोडर में जाएगा, फिर एक कनेक्शन हम कंट्रोल लाइंस का कंट्रोल सर्किट के थ्रू होते हुए इनपुट डिवाइस में जाएंगे, और एंड में डेटा लाइन डेटा और स्टेटस रजिस्टर से होते हुए इनपुट डिवाइस में जाएगा। ठीक है, एक्सटर्न आउटपुट डिवाइस के लिए भी सेम होता है पूरा का पूरा। देखिए, ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है किस तरह से इनपुट आउटपुट डिवाइस को हम कनेक्ट कर रहे हैं प्रोसेसर के साथ। ठीक है, यहाँ पे हमारा कीबोर्ड इनपुट डिवाइस हो जाएगा, डिस्प्ले हमारा आउटपुट डिवाइस हो जाएगा, प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है, मैग्नेटिक टेप दोनों एज अ इनपुट भी जब डिवाइस काम कर सकती है और आउटपुट डिवाइस भी काम कर सकती है। ठीक है, पैरेलल में हम कनेक्ट कर देते हैं। अब जब हम प्रोसेसर को इनपुट आउटपुट डिवाइस के साथ कनेक्ट करते हैं, तो हमारा प्रोसेसर जो पेरिफेरल होता है उसको फंक्शन कोड भेजता है। उस फंक्शन को हम इनपुट आउटपुट कमांड्स या आईओ कमांड्स बोलते हैं। ठीक है, आईओ कमांड्स को हम ग्रुप कर सकते हैं 4 कैटेगरीज में। सबसे पहला होता है कंट्रोल कमांड। कंट्रोल कमांड का काम होता है एक्टिवेट्स द पेरिफेरल एंड टेल्स पेरिफेरल व्हाट इज टू बी डन। ठीक है, कंट्रोल कमांड जो पेरिफेरल होता है उसको एक्टिवेट करता है और बताता है कि आपको क्या करना है। ठीक है, सेकेंड ग्रुप ऑफ कमांड है स्टेटस कमांड। इट इज यूज्ड टू टेस्ट वेरियस स्टेटस कंडीशन इन इंटरफेस and the peripheral. Example is the processor may want to check status of peripheral before starting the data transfer. अब क्योंकि हमारा डिवाइस को जब भी डेटा भेजना होता है तो उस पेरिफेरल का स्टेटस पता करना होता है, तो वो काम स्टेटस कमांड के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले वो स्टेटस चेक करेगा, उसके बाद ही डेटा ट्रांसफ़र करेगा। फिर नेक्स्ट कमांड है डेटा आउटपुट कमांड। It enables the interface to respond. Data transfer takes place from input output but to one of the interface registers. Okay? The next group है data input command. It is exact opposite to data output command. Here interface receives data from the peripheral and is placed in interface buffer. Then the processor checks data availability with the help of status command and then activates data input command. The interface places data and on the data line which is sent to the processor. ठीक है, जो डेटा आउटपुट कमांड होता है उसमें हमारा डेटा प्रोसेसर से पेरिफेरल के साइड जाता है। ठीक है, जब डेटा आउटपुट कमांड जनरेट होगा तो हमारा इंटरफेस को पता चल जाएगा कि डेटा प्रोसेसर साइड से आ रहा है और इसको
पेरिफेरल के साइड भेजना है। सिमिलरली डेटा इनपुट कमांड तब भेजेगा जब प्रोसेसर को डेटा पेरिफेरल से चाहिए होगा। उस टाइम पे क्या हो जाएगा, पेरिफेरल से जो डेटा आएगा वो बफर में जाके स्टोर हो जाएगा। फिर प्रोसेसर चेक करेगा कि बफर में कोई डेटा स्टोर्ड है कि नहीं। जब वो देखेगा कि बफर के अंदर डेटा पड़ा हुआ है तो वो डेटा इनपुट कमांड जनरेट करेगा, जिसकी वजह से डेटा जो बफर में पड़ा है वो प्रोसेसर की डेटा लाइन में जाएगा और डेटा का इनपुट आएगा। ठीक है। अब हमारी नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ डेटा ट्रांसफर। प्रोसेस सीपीयू और जो पेरिफेरल होता है उसमें डेटा ट्रांसफ़र दो मेथड से होता है। सबसे पहला है सिंक्रोनस डेटा ट्रांसफ़र और दूसरी मेथड होती है एसिंक्रोनस डेटा ट्रांसफ़र। अगर डेटा ट्रांसफ़र होते टाइम हम कॉमन क्लॉक सिग्नल यूज़ करेंगे सीपीयू और पेरिफेरल के बीच में, तो उस टाइप के डेटा ट्रांसफ़र को हम सिंक्रोनस डेटा ट्रांसफ़र बोलते हैं, क्योंकि जो हमारा सीपीयू होता है और पेरिफेरल होता है वो एक क्लॉक सिग्नल के सिंक में होगा। ठीक है। मगर जनरली होता क्या है, जो हमारा सीपीयू होता है उसका एक इंडिपेंडेंट क्लॉक साइकिल होती है और पेरिफेरल की भी एक खुद की अपनी क्लॉक साइकिल होती है। तो दोनों के पास अपनी खुद की प्राइवेट क्लॉक साइकिल होती है। उस टाइम पे जो डेटा ट्रांसफ़र होता है उसको हम एसिंक्रोनस डेटा ट्रांसफ़र बोलते हैं। एसिंक्रोनस डेटा ट्रांसफ़र में हमारा क्लॉक सिग्नल की जगह एक कंट्रोल सिग्नल हम यूज़ करते हैं ताकि प्रॉपरली डेटा ट्रांसफ़र हो सके। ठीक है। एसिंक्रोनस डेटा ट्रांसफ़र मेथड में दो टेक्निक्स यूज़ होती है। सबसे पहले होती है स्ट्रोब मेथड और दूसरी होती है हैंडशेक मेथड। पहले हम देखेंगे स्ट्रोब कंट्रोल। ठीक है। In strobe control asynchronous data transfer, a single control line called strobe is used to indicate the other unit when the transfer has to occur. ठीक है। स्ट्रोब कंट्रोल में हम एक कंट्रोल लाइन यूज़ करते हैं जिसको स्ट्रोब बोलते हैं। ठीक है। इसको हम स्ट्रोब लाइन बोलेंगे। तो स्ट्रोब लाइन हम यूज़ करते हैं जो बताएगा दूसरे डिवाइस को कि इस टाइम पे मैं डेटा ट्रांसफ़र करूँगा। ठीक है। The strobe signal may be activated either by the source or the destination unit. ठीक है। डेटा ट्रांसफ़र या तो सोर्स करेगा या तो डेस्टिनेशन उसकी रिक्वेस्ट करेगा कि डेटा ट्रांसफ़र करो। ठीक है। Figure shows the source initiated data transfer. In this strobe signal informs destination unit that a valid data is available on data bus from source unit. ठीक है। स्टूडेंट्स आप नीचे वाली फिगर में देख सकते हैं, मेरे पास एक सोर्स यूनिट है, डेस्टिनेशन यूनिट है। ठीक है। एक डेटा बस दोनों यूनिट को ज्वाइन कर रही है, साथ ही साथ एक स्ट्रोब लाइन है जो डेटा ट्रांसफ़र को कंट्रोल करेगी। ठीक है। एरो इंडिकेट कर रहा है कि डेटा ट्रांसफ़र किस साइड से किस साइड हो रहा है, क्योंकि यहाँ एरो सोर्स यूनिट से डेस्टिनेशन यूनिट, क्योंकि यहाँ डेटा मेरा सोर्स यूनिट से डेस्टिनेशन यूनिट तरफ जा रहा है, तो एरो पॉइंट कर रहा है डेस्टिनेशन यूनिट। ठीक है। ये एक सोर्स इनिशिएटेड है। सोर्स बताएगा कि डेटा बस पे एक जेन्यून डेटा पड़ा हुआ है और डेस्टिनेशन को एक्सेप्ट करना है। ठीक है। ये करेगा किस तरह से, देखिए स्ट्रोब सिग्नल पे एक पल्स आया। ठीक है। जैसे ये पल्स आएगा तो उतने टाइम के लिए डेटा डेटा लाइन के ऊपर सोर्स स्टोर करवा के रखेगा। जैसे ये पल्स डाउन होगी उसके थोड़े टाइम के बाद जो हमारा सोर्स है वो डेटा लाइन पे से डेटा हटा देगा। ठीक है। इतने टाइम में डेस्टिनेशन हमारा जो डेटा है वो अपने रजिस्टर में स्टोर करवा देगा। ठीक है। इस तरह से डेटा ट्रांसफ़र होता है स्ट्रोब कंट्रोल मेथड। अब दूसरी फिगर में आप देख सकते हैं डेस्टिनेशन इनिशिएटेड स्ट्रोब फॉर डेटा ट्रांसफ़र है। ठीक है। यहाँ पे हमारा डेस्टिनेशन बोलेगा कि मेरे को डेटा चाहिए और वो रिक्वेस्ट स्ट्रोब सिग्नल से देगा। ठीक है। सबसे पहले डेस्टिनेशन यूनिट ने स्ट्रोब सिग्नल भेजा, एक हाई पल्स आई।
ये सिग्नल जाएगा सोर्स यूनिट के, तो थोड़ा टाइम लगेगा। उसके बाद जैसे ही सोर्स यूनिट को सिग्नल मिल जाएगा तो वो डेटा डेटा लाइन पे दे देगा। फिर जैसे ही फॉलिंग एज आएगी, यहाँ सोर्स यूनिट को पता चल जाएगा कि डेटा पूरा ट्रांसफ़र हो चुका है, अब डेटा को बंद कर दो। तो वो थोड़े टाइम के बाद रखेगा ताकि प्रॉपरली डेटा ट्रांसफ़र हो सके। तो इस तरह से हमारा डेटा ट्रांसफ़र एसिंक्रोनस मेथड से हो रहा है विद द हेल्प ऑफ स्ट्रोब कंट्रोल। स्ट्रोब कुछ नहीं होता है, सिंपल एक कंट्रोल लाइन होती है जो डेटा ट्रांसफ़र को कंट्रोल करती है। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट मेथड में हम दूसरी हैंडशेक मेथड देखेंगे। चलिए, थैंक यू।